नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। भाई आज जो वीडियो आया है वो कमर चीमा जी का है और इस बार तो उनका दुख जो है वो साफ देखा जा सकता है। दुख की वजह बने हैं ये साहब जिनकी फोटो मैंने लगाई है। ये तो इनको तो आप जानते ही होंगे इन जनाब को। इनको मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनना है। ये तुर्किये के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन साहब। तो एर्दोगन साहब ने बड़ा दर्द दे दिया है पाकिस्तानियों को यार। ऐसा दर्द दिया है कि वो बड़ा नासूर की तरह चुभने लगा है। अब एर्दोगन साहब के अपने वो हैं, टर्की के हिसाब से सोचेंगे, भाई हमेशा वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना सोचते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो भाई साहब 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 बार जब जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एर्दोगन साहब आए बोलने, उन्होंने कश्मीर का जिक्र जरूर किया। और कश्मीर पर वो उसी स्टैंड को वहां बताते थे जो स्टैंड पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान बड़ा खुश होता था, चलो टर्की जो है वो कश्मीर का इशू उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और ऐसा है और वैसा है। और मुझे याद है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। मुझे याद है कि पाकिस्तान के चक्कर में उन्होंने एक उनकी कोई आर्मी होती थी, सादत आर्मी या पता नहीं जो भी था, उसको भी कश्मीर में भेजने की तैयारी उन्होंने कर ली थी कि भाई पाकिस्तानियों की तरफ से ये घुसपैठ कराएंगे और ये लड़ेंगे। ऐसे ऐसे खबरें आई। लेकिन इस बार भाई साहब टर्की ने, एर्दोगन ने पाकिस्तान को दिया है तगड़ा झटका। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ लीजिए। कश्मीर का नाम ही नहीं लिया, कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। और ऊपर से देखिए, एर्दोगन ने कश्मीर के बारे में बोला ही नहीं, कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ भी वहीं पर थे और शहबाज शरीफ ने भी एर्दोगन से नहीं पूछा कि अरे सर इस बार आपने कश्मीर का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई एर्दोगन के सामने कि वो सवाल पूछ दे कि आपने क्यों नाम नहीं लिया कश्मीर का। उसकी हिम्मत नहीं शहबाज शरीफ की। अब इस पर तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं वो बड़े परेशान होंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, हामिद बशानी साहब हैं और कमर चीमा साहब हैं, तो देखते हैं क्या बातचीत चल रही है। बशानी साहब, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सालाना मेला जो है वो हो रहा है, सारी दुनिया की लीडरशिप वहां पे पहुंची हुई है और एक इम्पॉर्टेंट एंड जिसे वो कहते हैं ना कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के हवाले से, जो कश्मीर के हवाले से मुस्लिम दुनिया अक्सर जिक्र किया करती थी, अनफिनिश्ड इश्यूज हैं, इस दफा टर्की के सदर ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। और खास तौर पे जब से भारत ने 2019 में स्टेटस बदला था कश्मीर का, 70 को 35 ए को रिवोक किया, तो तब टर्की बहुत ज्यादा ओपनली बात किया करता था यूएन जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने भी बात नहीं की, बल्कि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के वजीर आजम राइट आफ्टर द स्पीच तैयब उर्दगान से मिले हैं और उन्होंने कहा जनाब आपने बहुत अच्छी स्पीच की है, आपने गजा का जिक्र किया है, आपने लेबनान का जिक्र किया, आपने फलस्तीन का जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम ने उनसे कुछ भी नहीं कहा जो वो कश्मीर के हवाले से नहीं बोल रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक शिफ्ट है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कि ठीक है सऊदी अरब और यूएई डिस्कस नहीं करते तो हम क्यों करें, या कि कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और इंडिया एक वहां पे कंट्री है, तो बेसिकली टर्की अनॉय नहीं करना चाहता ब्रिक्स को और पाकिस्तान की अब वो रेलिवेंस नहीं है, तो लिहाजा वो अपने ताल्लुकात और दरवाजे इंडिया से खोलना चाहता है। आप कैसे देखते हैं भाई साहब इस डेवलपमेंट को? देखें जी, ये जो भी ममालिक हैं इसमें आप अरब कंट्रीज़ को, गल्फ़ कंट्रीज़ को शामिल कर लें या खुद जो है वो तुर्की को शामिल कर लें, तो ये जो इनकी पॉलिसी है, इनमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट रही है, पूरी जो कश्मीर पॉलिसी पे डे वन से। एक ये कि जो है वो दुनिया के हर फोरम पे जाओ और इंडिया के खिलाफ फायर खोल दो, बगैर सोचे समझे, बगैर कोई डॉक्यूमेंट पढ़े और बगैर ये जाने कि इंडिया में 5 साल पहले क्या था और अब क्या है। और दरमियान में खुद इन्होंने जो है वो कितना बड़ा जो है बिहाइंड द सीन एक दूसरे के साथ जो है वो दगलगीर हो चुके हैं, कतई नजर इसके, चूंकि ये उनका बिजनेस ही नहीं है सिरे से। ये उनका ऐसे एक जो है इररेलीवेंट किस्म की मदाखलत है दूसरी कंट्रीज के अंदर, जिसको बुनियाद बना के तो वो उनको एज ए
जो है वो टूल यूज़ करके तो अपने जो इनके ये छोटे-मोटे मकासद हैं, उस पे अमल करते हैं। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मैं आपको तुर्की के बारे में तो इस पे मैं आपको 2 दिन जो है वो बैठ के ये दलाइल दे सकता हूँ। आप उनकी जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुई है इन रेफरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है, उसको सामने रख के पेज बाय पेज जो है वो देखते जाएँ। जहाँ तक बात है तुर्की, ये सऊदी अरबिया और गल्फ स्टेट्स वगैरह की, तो उनका मसला किसी हद तक जो है ना, वो आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड था। इस्लाम एक आइडियोलॉजी बन गई है, अब ये कोई रिलीजन उन मानों में रहा नहीं है। अब इसको चीज़ों का जब इस तरह ट्रेड ऑफ शुरू हो जाए, खरीदा बेचा जाए, उसमें लेफ्ट राइट नज़रियात घुसा दिए जाएँ, तो वो मज़हब नहीं रहता। वो एक आइडियोलॉजिकल टूल है उनके लिए भी। तो उन्होंने उसको यूज़ किया सिर्फ़ उस वक़्त जब उसकी बहुत ज़्यादा दुनिया को ज़रूरत थी, जो कि 80s। बड़ी बात कह गए बशानी साहब, और इस पर कमर चीमा का रिएक्शन नहीं आया। वो कह गए कि इस्लाम अब एक रिलीजन नहीं रहा, इस्लाम एक अब आइडियोलॉजी बन गया है। बड़ी बात कह दी है, या बड़ी दूर तक जानी चाहिए ये बात। 80s से लेके तो 2010 तक कर लें, तो उन्होंने उसको सक्सेसफुली यूज़ किया। और उस दौरान भी उनकी पॉलिसी एग्जैक्ट यही चालाकियों वाली पॉलिसी थी जो तुर्की की है, कि ये इधर एक बरादर इस्लामी मुल्क बैठा हुआ है, तो उसने भी जो है वो पंगा लिया हुआ है इसके सोवियत यूनियन के साथ। वो भी जो है वो वाशिंगटन से बोरियां मंगवा रहा है डॉलर की। वो हमारे पहले ही जो है 5000 से ज़्यादा बंदे जो हैं उनको ले गया है बाहर ही बाहर, बाहरों जिसमें तुसी कहते हो। और साथ में जो है वो उसको जेलों से भी लोगों को छुड़ा के ले गए, मराकश से लेके। तो ये जितनी ये सीरिया और ये मुल्क हैं, इनसे जो वांटेड किस्म के कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे उनको छुड़ा के तो याद कराने के लिए पहले ही ले गए थे जब सऊदी अरब ने इसमें छलांग लगाई। तो उन्होंने एक रस्म पूरी की, चूंकि उस वक्त वो ऐसी कुफ्तों के हक में इसलिए थे कि एक इंटरनेशनल जो तसादम हो रहा था, उनकी 2 वजूहत की वजह से वो जो है वो सोवियत यूनियन को अपना दुश्मन समझते थे। एक था आइडियोलॉजिकली और रिलीजियसली मोटिवेटेड, कि जिसमें ये है कि जी खुदा की गुंजाइश नहीं, फलां ये हो गया, ये मज़हब इसके साथ दुरुस्त नहीं है, इस्लाम जो है वो सोशलिज्म को नहीं मानता। यानी इस तरह की खुद साख्ता किस्म की चीज़ें क्रिएट करके तो उन्होंने एक अपने सामने एक स्क्रीन क्रिएट की हुई थी। चूँकि उनको पता था कि जब कभी भी ये तसादम होगा तो गल्फ के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना डीप था और इतने उसकी जड़ें थी कि उनको पता था कि उसको हम सपोर्ट किए बगैर कहीं जा नहीं सकते। क्योंकि जिन 2-3 मुल्कों ने ऐसी कोशिश की थी, जिनमें जमाल अब्दुल नासिर भी था और भी इस तरह के छोटे-मोटे लीडर थे, तो उनका इबरत अंगेज़ उन्होंने खुद देख लिया था। और दूसरी वजह ये थी कि उनकी अपनी जो बादशाहत है जो एंटी डेमोक्रेटिक एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ था, उसके ऊपर अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इतने हज़ारों मील से चल के तो आके उस पे ऊपर जो है वो जमहूरियत की छतरी ताने और बगैर किसी मुआवजे के ताने और ऊपर से पैसे भी दे, तो उनके लिए तो पूरा एक जन्नत पहले ही आ गई थी कहीं लाखों साल या करोड़ों साल पहले। तो उन्होंने ये चीज़ें सामने रख के इसमें आइडियोलॉजिकली इकोनॉमी का जो है ये सारी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, तो उन्होंने तय किया कि हमने अमेरिका के साथ जाना है। तो उसमें अमेरिका के साथ ये जो छोटे-मोटे मुल्क थे, इनको उन्होंने कहा कि इनको भी डालो साथ में ट्रक में, क्योंकि ये हमारी वजह से आइडेंटिफाई होते हैं। अगर बात इस्लाम की आएगी तो सऊदी अरब को बाहर रख के तो कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकता, नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट ऑल। चूँकि होली सारे जो काबा है, मक्का मदीना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन, ये सब ये उनके हैं। तो उनको साथ लेके कोई घुस सकता है, लेकिन बाईपास करके नहीं घुस सकता कि जाके अरबों को ये दिखाए कि ये हमारे भी हैं इसलिए हम आ गए, ये नहीं कह सकते वो। तो वो उनका ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टर्की ने ये कोशिश की थी कि वो सऊदी अरब वाले ब्लॉक को बाईपास करके मुस्लिम उम्मा का खलीफा बन जाए। ये कोशिश की थी। और इसमें उसने क्या किया कि जो बातचीत चल रही है
उसमें इसने इमरान खान को फंसाया, यानी कि पाकिस्तान के जो पीएम थे इमरान खान, उनको फंसाया, उनको अपनी तरफ खींचा, बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारा साथ दो इस ब्लॉक में। तो टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की कि सऊदी अरबिया, यूएई, इन लोगों को छांट दिया जाए और मुस्लिम उम्मा का खलीफा हम बन जाए और ये सारे देश हमारे अंडर आ जाए। जो इस वक्त दबदबा है सऊदी अरब का, जाहिर सी बात है, मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह उनके पास है, वो उसके मालिक हैं। तो जो भशानी साहब कह रहे हैं ना कि आप सऊदी अरब को साइड में करके आप इस्लाम की बात नहीं कर सकते, ये बात टर्की वाले को भी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि चलो करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, खलीफा तो बनना है, मुझे अंदर अंदर इच्छा है खलीफा बनने की। इमरान खान ने भी थोड़ा जोर लगा दिया, हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं। मलेशिया के मताहिर मोहम्मद ने भी जोर लगा दिया, हाँ हम आपके साथ हैं। लेकिन एंड टाइम पर मामला गड़बड़ हो गया। हैंडसम पीएम इमरान खान बैक ऑफ करके, क्यों? क्योंकि एमबीएस ने फोन किया इमरान खान को और उसके बाद या हबीबी जो अरबी में गालियां सुनाई इमरान खान को, इमरान खान दुबक्कर बैठ गया। मलेशिया में होनी थी मीटिंग, मलेशिया की, टर्की की और इसकी इमरान की, इमरान गया ही नहीं। एमबीएस ने बोला तू गया तो तेरी खैर नहीं है बेटा, सारे पैसे अभी के अभी नगद वसूलूंगा तेरे से। इमरान खान गया नहीं। अच्छा, ये मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कहता हूं, ये एक उधर का ही जर्नलिस्ट है आप ही की तरफ का, वो कह रहा है, सुनिए। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who's prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. तो बात समझ में आई? अब पता नहीं इस जियो पॉलिटिक्स को पाकिस्तानी कितना समझ पाते हैं, आई डोंट नो। नहीं समझेंगे तो वही बकवास बातें, नहीं ऐसा नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। अरे तुम लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि वो क्या रहा है, क्योंकि बेवकूफों को पता नहीं होता कि उनके चारों तरफ चल क्या रहा है। जो बुद्धिमान होता है वो फौरन बात को पकड़ लेता है, उसके हिसाब से अपने काम करने शुरू कर देता है। पाकिस्तान है नहीं, वो उनका फेवर लेके कि माई बाप हमें आने दो, कोई ऐसी बात नहीं, हम भी आपके ही हैं, तो फिर जा सकते। इसको उन्होंने क्लियरली समझने के बाद ये जो नई नस्ल अब मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल में आई है, इन्होंने इन सब चीज़ों पे स्टडी सर्कल बैठाए, अपने जो उनके जदीद मुल्ला थे या जो उनको पसंद हैं, मॉडरेट थिंकिंग उनको बैठाया, उनसे बाकायदा रिपोर्ट्स ली और एक पूरा एजेंडा तैयार किया कि भाई ये मस्कीनों से, फ़कीरों से जान कैसे छुड़ाई जाए। गले में डालना तो बड़ा आसान था। तो उसके बाद उन्होंने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था, तो अब तुर्की कर रहा है कि उन्होंने जो है वो इंडिया के महाज पे जो कोई भी तसादम था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसके उसमें उन्होंने साइड ले ली, और बाद साइड तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखावे के लिए भी ली कि जहाँ 20 बिलियन की मुमकिन है उनका इरादा था, वो चीन की तरह 30 बिलियन बना के पेश कर दिया। कहने में क्या जाता है, तो इधर से तालियां बज रही हैं, उधर से बज रही हैं जी, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये चीज़ देख के तो ये जो है तुर्की, इसका तो हमेशा कहीं भी आप देख लें, अगर डीपली स्टडी करें तो इस्लामिक फ्रंट पे तुर्की का जो रवैया रहा है वो हमेशा जो है वो डबल स्पीक कर रहा है और हिपोक्रेसी कर रहा है। इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात को बाकायदा एक पूरा चार्ट बना के पेश करने, बात ही खत्म हो जाती है कि ये नहीं कि डेकर्स में 1-2 दफ़ा, सालों में 2-2 दफ़ा वो अपने पैंतरे बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी तुर्की के उसके इसराइल के साथ हैं, कभी नहीं है, कभी फलां फ्रंट के हिजबुल्लाह के साथ हैं, कभी नहीं है। इस तरह तो नहीं चलता ना। ये मतलब है इस तरह के जो माज होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। उन्होंने जब वो उस वक्त के मुताबिक फैसले करते हैं, जैसा कि आपने ठीक फरमाया और 100% दुरुस्त है
कि अब उनकी नज़र इधर है ब्रिक पे, ना सिर्फ ब्रिक पे, अब उन्होंने ये भी देख लिया कि इस खिते में अगर हमने पॉलिटिक्स करनी है तो इंडिया को हम टोटली बाईपास करके ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उस तरीके से इंडिया के साथ कोई तसादम नहीं है। वो जो अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते थे सुल्तनत उस्मानिया के नाम पे, तो वो बात अब पुरानी हो गई, लोग उसको अब बाई करने के लिए तैयार नहीं। खुद इंडियन जो मौलवी है वो भी जो है वो अब शलवार कमीज उतार के तो पैंट पहन के पाकिस्तान चला गया तक जो है वो अपनी खताब करने के लिए। अब उनको भी कोई दर्द नहीं है सुल्तनत उस्मानिया का। तो ये चीजें ये लोग समझते हैं, वो बहुत स्मार्ट ना हूँ लेकिन कंपैरेटिवली वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने अपना घर ठीक किया हुआ है, उसको क्लीन किया हुआ है और उसको मजीद क्लीन कर रहे हैं बड़ी तेजी से। पाकिस्तान जो है वो कुरून वस्ता बल्कि कुरून ओला के दौर में फंसा हुआ है, दलदल के अंदर धंसा हुआ एक ऐसा मुल्क जिस पर रुद्र पसंद कुव्वतों का और ये जो इस्लामिस्ट हैं इनका मुकम्मल कब्जा है। ये उसकी टांग छोड़ेंगे तो आगे कदम उठाएगा ना, तो ये बजाय उसकी टांग छोड़वाने के कभी किसी को पकड़ के ले आते हैं कि आके हमें अक्ल सिखाओ, कभी किसी को वहां से लाते मार के बाहर निकालते हैं कि तुम्हें तो अक्ल ही नहीं, इस मुल्क में क्या कर रहे हो। तो जिस मुल्क में इस तरह की लड़ाइयां हों, ये जो है वो 10वीं-12वीं सदी के बगदाद की लड़ाइयां चल रही हों, वो मुल्क जा कहाँ सकता है। और अब तवक्को क्या कर रहे हैं कि उसने जाना कहाँ है, तो आप बार बार वही सवाल उठाते हैं जनाब उन्होंने ये कर दिया तो हम रह गए। आपका रहना तो पत्थर में लकीर है जनाब, उसको आप जब तक उसकी बुनियाद ही नहीं बदलते, आप जरा अपनी हरकत और सकनात पे गौर करें कि दुनिया क्या कर रही है। कोई किसी बहुत बड़े साइंसदान को बुला रहा है कि भाई ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला कैसे डील किया जाए, कोई दूसरे बड़े साइंसदान किसी प्रोफेसर को बुला रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज को कैसे डील किया जाए। आप एक मौलवी को बुला रहे हैं तो तुम आके हमें बताओ कि जन्नत में कितने जल्दी जाया जाए और कैसे जाया जाए। तो आप कहते हैं जी हमारे हालात नहीं बदलते। अब इसमें मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात कर सकता हूँ। बात तो सही है। ये जो आपने मेरे ख्याल है रेफरेंस जाकिर नाइक का शायद दे रहे हैं। कितने आ रहे हैं पता नहीं कौन सा है, नो आइडिया। जी, जी, उसका भी एक शोर मचा हुआ है कि वो पाकिस्तान जाकिर नाइक तो इसलिए शोर मचा हुआ है क्योंकि जाकिर नाइक एंटी इंडिया है। इंडियन था, अब एंटी इंडिया हो गया है और उसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया हुआ है। तो पाकिस्तान को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख गई, बोले इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो आकर यहां पर इंडिया को गालियां सुनाएगा। इस्लाम के फील्ड में इतना बड़ा नाम है, लोग उसको सुनेंगे तो पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, अरे देखो इंडिया का मुसलमान था और उसने कहा कि ऐसी की तैसी इंडिया, मेरे लिए इस्लाम सबसे पहले और मैं तो ये करूंगा और मैं तो वो करूंगा। वो हीरो की तरह पेश हो रहा है ना भाई जाकिर नायक। जाकिर नायक हीरो की तरह पेश हो रहा है। अब ये जाकिर नायक पाकिस्तानी होता ना तो तारिक मसूद वाली उसकी हालत होती। और देखना जाकिर नायक की हालत भी किसी न किसी दिन होगी, तारिक मसूद वाली होगी, क्योंकि जो हिंदुओं के बारे में और इसके बारे में इतनी ब्लास्फेमी वाली बातें कही हैं वो किसी दिन टंगा जाएगा और किसी दिन हो सकता है मुसलमान ही टांग दे उसे, ये भी हो सकता है, जैसे तारिक मसूद फंसा हुआ है। वो पाकिस्तान जा रहे हैं और इंडिया में वो वांटेड हैं, उसामा बिन लादेन के वो सपोर्टर हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर लोग उनको बुला रहे हैं। पता नहीं ये क्या कन्फ्यूजन है। एक साबिक वजीर आजम थे जो कहते थे उसामा बिन लादेन शहीद है, एक आलम है जो कहता है कि मैं उसका सपोर्टर हूँ और अवाम जो है उसके लिए तालियां बजा रही है, फौज और रियासत कहती है कि हमने जाने दी हैं। सो देयर इज कन्फ्यूजन। तो वो जारी बात है बाहर से देख के तो बड़े साहब लोगों को समझ नहीं आ रही होती ना कि ये क्या इधर चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। बड़े साहब मूविंग ऑन, पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में है। चलिए छोड़िए, अब जो बातें होनी थी हो गई। देखिए टर्की को ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि अब अगर भारत से उसने पंगे लिए, जिस तरह से टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, जिस तरह से टर्की को आइसोलेट किया जा रहा है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस होना भूल गए, एफएटीएफ। अभी हाल ही में स्क्रीनशॉट लगाता हूं, एफएटीएफ ने भारत की बड़ी तारीफ की
और कहा कि भारत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है टेरर फंडिंग में, हवाला में, टेररिस्ट पर काबू करने में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़ी तारीफ की एफएटीएफ ने। टर्की इस समय एफएटीएफ में है। टर्की को ब्रिक्स में भी आना है, टर्की को एफएटीएफ से भी बाहर निकलना है। और इस समय अगर कोई सबसे बड़ा जो काम कर सकता है उसके लिए ये, वो भारत है। क्योंकि भारत से पंगा लेके देख लिया उसने, पाकिस्तान के चक्कर में भारत से पंगा लिया, एफएटीएफ में पहुंच गया। तो इस पॉइंट को एर्दोगन ने समझ लिया है कि यार देखो, कुछ भी कर लो, हैं तो काफिर, लेकिन भारत के बिना काम नहीं चलेगा गुरु। और भारत ने इसके अलावा भी जियोपॉलिटिकल कई सारे गेम खेल दिए टर्की के साथ। एक गेम खेला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें से भी टर्की को गायब कर दिया। दूसरा खेल खेला मिडिल ईस्ट के साथ, जो हम एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं यूएई के साथ मिलकर, वो ग्रीस होते हुए निकल जाएगा, उसमें भी हमने खेल कर दिया। ग्रीस है टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन, दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो ये दोनों काम हमने किए जिसमें टर्की आइसोलेट हो गया और टर्की को इससे नुकसान होगा। टर्की खुद को यूरोप का गेटवे समझता है, भारत ने ऐसी चाल चली कि वो गेटवे को शिफ्ट कर दिया ग्रीस होते हुए। तो आपने देखा होगा कि भारत और ग्रीस के संबंध बड़े जबरदस्त हैं। वहां की एयरफोर्स भी यहां आती है, तारीफें आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वहां पर लंबा डंडा हम लोगों ने टर्की को दे दिया और टर्की समझ गया कि गुरु ये तो खेल हो रहा है मेरे साथ। इकॉनमी वैसे ही डूबी जा रही है, करेंसी की वैसे ही बैंड बजी हुई है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ती जा रही है, नाटो से और लफड़े चल रहे हैं, अमेरिका साथ नहीं दे रहा, रूस से S-400 खरीदा उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो टर्की को समझ में आ गया कि देखो, भारत से दोस्ती करो, और इसलिए ये छोड़ो दो कौड़ी के पाकिस्तान को, दो फूटी कौड़ी के पाकिस्तान को, इससे कोई फायदा होना नहीं है, उल्टा ये नुकसान करा रहा है। छोड़ो कश्मीर यार, बोलना ही नहीं है कश्मीर। तो उसका नतीजा दिख गया कि कश्मीर का नाम तक नहीं लिया एर्दोगन ने इसमें। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। झुकना तो कईयों को है ना भारत के आगे, देखते रहिए। मालदीव भी झुका, चाइना भी झुका, ये भी झुक गए हैं। देखते रहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,